हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो ये ऑफिशियली हमारी पहली एक क्लास है या पहला लेक्चर आप बोल दीजिए यूपीएससी 2027 को लेके। ठीक है, अब तक आपने मुझे शॉर्ट्स में देखा होगा जिसमें हम लोगों ने देखा कि टारगेट्स आपको मिला है। डे 1 का मैंने आपको टारगेट दिया था और एक जनरल वीडियो भी आपकी आई थी। आज हम देखेंगे उसी डे 1 मिशन का जो हमने डे 1 टारगेट किया था, उसमें जो भी मैंने आपको टारगेट दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या चीज़ें काम की है। नोट्स बनाने की टेंशन आप अभी से मत करिएगा, नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। अभी सिर्फ आपको रीड करनी है चीज़ें, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है, अभी सिर्फ आपको समझनी है चीज़ें, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नोट्स के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो आपको अलग से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अभी समझना है। मेन चीज़ देखो यार यही है कि आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, चीज़ों को सीखना है। ठीक है, नोट्स तो फिर बाद में भी बन जाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, समझ आती है बात। अब मैंने आपको डे 1 का जो टारगेट दिया था वो पॉलिटी से हमने स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने टारगेट दिया था क्लास 6 का चैप्टर 1 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। राइट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी टारगेट आपको मिला था। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको और आपको ज़्यादा टाइम भी शायद नहीं लगा होगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें 20 से 25 मिनट लगे होंगे। और जहाँ तक है 20 से 25 मिनट अगर आप यूपीएससी को दे रहे हैं डेली बेसिस पे तो आई थिंक इतना बर्डन आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपने टारगेट करने का तो सोच ही लिया, आपने सोच ही लिया कि यार 2027 में अटैम्प्ट देना है। तो यार देखो 20 से 25 मिनट तो डेली देने ही पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग कम टाइम देंगे, धीरे धीरे हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमारी हैबिट बन जाएगी, जैसे जैसे आपके अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा आपने स्टोरी पढ़ी होगी समीर 1 समीर 2 के बारे में, जिसमें हमने देखा होगा किस तरीके से डाइवर्सिटी को, इवन इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाया है। ये सब चीज़ें उसमें थी, स्टोरी की तरह आपको समझाया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था बट कुछ चीज़ें थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एक टर्म थी कम्युनल राइट्स। अब ये कम्युनल राइट्स क्या होता है, देखिए कम्युनल नाम से ही समझ आ रहा है, कम्युनिटी के बीच में जो राइट्स होते हैं, वायलेंस, लड़ाइयाँ होना। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कम्युनल राइट्स। अ वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस, शांति भ्रष्ट होना। ठीक है, बिटवीन डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में जो शांति भ्रष्ट हो रही है या शांति ख़त्म होना, दंगे होना, इसको बोला जाता है कम्युनल राइट्स। आपने देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली में भी राइट्स हुए थे, बॉम्बे राइट्स हुए, बहुत सारे राइट्स होते रहते हैं। इवन इंडिया में तो सबसे ज़्यादा जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में होते हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम है, आपको पता भी है। तो ये होता है कम्युनल राइट्स। ठीक है, समझ आई बात। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है, अब इनइक्वालिटी तो आप सबको पता है कि यार कुछ ना कुछ इक्वालिटी नहीं है, एक तरीके से बराबरी नहीं होना। जैसे कि जेंडर के बीच में इनइक्वालिटी होती है, मेल फीमेल के बीच में इनइक्वालिटी होती है, राइट्स को लेके इनइक्वालिटी है, स्टेटस को लेके, क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, अनटचेबल्स, इनइक्वालिटी हर जगह है। अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कि विमेन को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इवन ट्रांसजेंडर को तो इससे भी कम मिलती है। तो इनइक्वालिटी कोई भी एक कंडीशन, चाहे आपको बराबरी ना मिल रही हो, चाहे राइट्स को लेके हो, चाहे स्टेटस को लेके, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, ठीक है, क्लास को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जब इनइक्वालिटी की हम बात करें उसको बोला जाता है इनइक्वालिटी। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम आपको पता है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, ही वॉज अ दलित, तो इन्होंने भी अपने बचपन में काफ़ी इनइक्वालिटी फेस की, डिस्क्रिमिनेशन फेस की अपने जेंडर को लेके, इसको कास्ट को लेके। ठीक है, अलाउड नहीं थे स्कूल में, पानी पीने को उनको अलाउड नहीं किया जाता था। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इनइक्वालिटी आप अपने आसपास काफ़ी देखते होंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, सॉरी, डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी की बात करें तो यार इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यू ऑल नो। हमारा जो देश है, भारत है, उसमें सब प्रकार की लैंग्वेजेस यूज़ होती है। इवन मदर टंग की अगर मैं बात करूँ तो 19,000 प्लस मदर टंग है। रिलीजन्स बहुत है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख। कल्चर्स, सबके ट्रेडिशंस, सबके खाने पीने का तरीका, कपड़ों का स्टाइल, सब कुछ अलग अलग है। तो देयर इज़ अ डाइवर्स इंडिया, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स है। ठीक है, डाइवर्सिटी हो सकती है जोग्राफिकल एरिया के बेसिस में अलग हो, कि वहाँ जैसे कोई माउंटेन एरिया है, वहीं अगर कोई ओशन के पास वाला एरिया है तो वहाँ का एरिया के हिसाब से ही वहाँ के लोग रहते होंगे। जो कोस्टल एरियाज़ की तरफ रहते होंगे वो यार ज़्यादा सी फूड्स खाते होंगे। इवन अगर मैं बात करूँ कोई जो लेट्स से मान लेते हैं नॉर्थ साइड रह रहे हैं,
ठीक है, तो उनका अलग वहाँ का फूड पैटर्न होगा। तो जोग्राफिकल एरिया भी एक डाइवर्सिटी का एक रीज़न होता है। हिस्टोरिकल रीज़न भी एक ऐसा रीज़न है जो हम कह सकते हैं जो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इंडिया का डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ है। इवन जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी एक बुक में, जो कि उनका बुक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने उसमें भी बताया था कि इंडिया को उन्होंने डिस्क्राइब किया एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने बताया इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, समझ आती है बात। इवन अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ, सिम्बल्स की बात करूँ, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे थे, वो भी हमारी कंट्री की एक रिच ट्रेडिशंस है कि हम लोग अपनी रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी की, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। इवन अगर मैं इंडियन फ्लैग्स की हिस्ट्री की बात करूँ तो इंडियन फ्लैग्स भी यूज़ किए जाते थे ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट। हमारा जो नेशनल एंथम था, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, वो भी एक यूनिटी ऑफ इंडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, वो भी एक तरीका है दिखाने का। तो ये सब चीज़ें इसमें थी। थोड़ा बहुत चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिन्होंने बताया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इतना ऐसा नहीं कि आप इसको रटने बैठ जाए, एक एक पेज को रटना वटना नहीं, समझो बस चीज़ों को। ठीक है, आपने एक टर्म और देखी होगी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जलियांवाला बाग मैसाक्र। जलियांवाला बाग मैसाक्र, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, ये बहुत ही दुख भरा इंसिडेंट हुआ था, जो कि अप्रैल 13, 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, इसलिए इसको अमृतसर मैसाक्र भी बोल देते हैं। अब इसमें ऐसा हुआ था कि बहुत लोग मरे हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बूढ़े, बहुत तरीके के लोग मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं। क्या था, क्यों मरे, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये सब तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे। अब अभी के लिए ये जान सकते हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम जनरल डायर थे। जनरल डायर जी थे जो मेन, इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया अपने सिपाही वगैरह को, सिपाहीज को, कि यार गोली चला दो। इन्होंने क्या किया ना कि एंट्रेंस जो थी ना, एक ही एंट्रेंस थी, उस एंट्रेंस पे लोग खड़े हो गए सारे सिपाही वगैरह, और शूट करना शुरू कर दिया। एग्जिट का कोई तरीका ही नहीं था, कि लोग वहाँ पे बेचारे फंस गए। बहुत ही मतलब दुख भरा इंसिडेंट रहा, सारे लोग मर गए, इतनी बुरी मौत हुई। तो ये सब इंसिडेंट हुआ था। आप जलियांवाला बाग अगर कभी जाएं अमृतसर, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं गोलियों के निशान वगैरह, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये जलियांवाला बाग में से आकर उसमें एक टर्म आया, तो आई थॉट कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसमें वही है कि जनरल डायर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन था इसमें ब्रिटिश ऑफिसर जिसकी वजह से ये हुआ, जिसने इंस्ट्रक्ट किया। तो जनरल डायर थे वो। ठीक है, अप्रैल 13, 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो टारगेट था डे 1 का, हमने कंप्लीट किया। आई होप इसमें आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगा होगा और आपका दिन का ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ, डे 2 पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।